कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारी काम करती है और हम रुकेंगे नहीं। 2024 का चुनाव होने जा रहा है और मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है जिसमें राहुल गांधी जी ने अपने इस देश को दिशा और दशा देने की जो कोशिश करी है, नौजवानों को, हर वर्ग को जो उन्होंने लेकर एक साथ चलने की जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं बहुत ही ऐतिहासिक ये कदम है जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और आज हमारे साथ कांग्रेस से युवा नेता और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हर्ष चौधरी जी मौजूद है। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बहुत शुक्रिया आपका। और हर्ष जी के साथ आज लोकसभा चुनाव सर पर है और 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है। इस संदर्भ में बात करें, INDA गठबंधन, राहुल गांधी, मोदी जी और बीजेपी, ये 3-4 परिप्रेक्ष्य हैं और विषय को लेकर आज हम बात करेंगे। हर्ष जी से जानना जरूरी है कि राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे देश में इन दिनों कैंपेन स्टार्ट किए हैं और मोदी जी की राजनीति के ऊपर, और 2024 इलेक्शन के बाद बीजेपी का जो विजन है वो कितना खतरनाक है, क्योंकि केजरीवाल भी जेल से आने के बाद कुछ ऐसी बातें कह गए हैं जो कि शायद आने वाले दिनों में आप लोगों की एक सोचने का विषय बन जाता है। हर्ष भाई, क्या कुछ कहेंगे? अभी पहले तो माहौल समझ लेते हैं कि किस तरीके से माहौल है, अभी लोग क्या क्या कुछ सोच रहे हैं इलेक्शन। देखिए, आज की डेट में अगर आप देखें और लोगों से बात भी करेंगे तो हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान है। आप महिलाओं से बात करेंगे तो वो अपना महंगाई को लेकर परेशान है। आप नौजवानों से बात करेंगे तो रोजगार को लेकर परेशान है। जो जवान हैं अपने, वो अग्निवीर से परेशान है। जो किसान हैं वो MSP को लेकर परेशान है। जो SC ST वर्ग है वो अलग अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है। आप किसी भी हर वर्ग से, इस देश के किसी भी वर्ग से अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें असंतोष है। और आज जब 2024 का चुनाव होने जा रहा है और मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है जिसमें राहुल गांधी जी ने अपने इस देश को दिशा और दशा देने की जो कोशिश करी है, नौजवानों को, हर वर्ग को जो उन्होंने लेकर एक साथ चलने की जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं बहुत ही ऐतिहासिक ये कदम है जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत न्याय यात्रा जो उन्होंने निकाली। आज मोदी जी बात करते हैं कि शहजादे शहजादे, और जो प्रियंका जी ने कहा है उनको कि वो शहंशाह है, मोदी जी शहंशाह हैं। अगर वो एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो चल के दिखाए ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या कन्याकुमारी से कश्मीर तक, या गुजरात से बंगाल की खाड़ी तक चल के दिखाएं पैदल। अगर वो आज तक उन्होंने एक भी प्रेस वार्ता नहीं रखी है कि आपने लोगों से जनसंवाद नहीं किया है कि वो पब्लिक की क्या डिमांड्स है। वो अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन जन के, दूसरों की क्या मन में की बातें हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या वो अपने विचार रखते हैं, क्या उनकी दुविधाएं हैं जिनको वो एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो सॉल्व कर सकते हैं, उनकी भी बातों को उनको सुनना चाहिए। लेकिन आज एक तरफा संवाद हो चुका है। सिर्फ अगर आप मोदी जी की सुनना चाहते हैं तो सुनो, अगर आप अपनी सुनाना चाहोगे तो वो आप नहीं सुना सकते हो। तो यहाँ डायलॉग दोनों तरफ होना चाहिए, संवाद दोनों तरफ होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी। यहाँ राहुल जी ने वही करके दिखाया है कि वो एक नेता, आम आदमी के नेता बन के उभरे हैं। उन्होंने अपनी बात भी कही है और जनता की आवाज को भी उन्होंने, जो हमारा जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है जिससे भाजपा सरकार घबरा गई है, जो वो तरह तरह की उसमें बात कहती है कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो वो मंगलसूत्र छीन लेगी, अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो वो आपका धन उन लोगों में बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं कि आप पूरा हमारा मैनिफेस्टो पढ़ें, कहाँ वो लिखे हैं वो शब्द आप हमें भी बताएं। तो यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब जो नौजवान है, अब जो नागरिक है हमारे देश का, एक एक वर्ग कहीं ना कहीं इन सब चीजों को समझ चुका है, वो जाग रहा है, वो जागरूक हो रहा है, और राहुल जी की जो बातें थी उनको वो समझ भी रहा है और आगे लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहा है। आगे लोगों को समझाने की कोशिश करें, युवा पीढ़ी की, खासकर नौजवानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं,
और बेरोजगारी से लेकर अन्य अन्य और भी भिन्न भिन्न मुद्दों पे मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच में लगातार आप बयानबाजी सुनेंगे। और कांग्रेस को लपेटते हुए कई सारी बातें वो ऐसे बोल जाते हैं, शायद उसका विरोध करना कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं वो उचित समझते हैं। वहीं मोदी जी के एक चेहरे के बारे में पूछा जाए, एक शब्द आप बार बार सुनते होंगे, बड़े बड़े नेता मंच पर बोलते हैं इनको तानाशाह। तानाशाह का एक ये जो शब्द है ये बड़ा भयानक शब्द है, और कहीं ना कहीं अगर अंदेशा इनको लग रहा है कि भाई अगर ये जीतते हैं तो आने वाले दिनों में यानी कि 24 के चुनाव के बाद तानाशाह के रूप में ये इंडिया में कुछ अलग तर्ज पर ये राजनीति शायद होने वाली है। अंदेशा क्या है, कुछ हम समझ पाए या लोगों को बता पाए कि मोदी जी का और बीजेपी का एक मिशन, एक संविधान खतरे में है, ये भी वर्ड सुनते हैं। साथ साथ हम मोदी जी को एक तानाशाह के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है आईएनडीए गठबंधन के सभी नेताओं की ओर से। और देश बचाओ और संविधान बचाओ के नारे पर सभी पार्टी लगभग एकजुट हो गई है। क्या ये सच में ऐसा लग रहा है? इसी वजह से आप लोग क्लियर कट है कि भाई पहले मोदी जी को और बीजेपी को हराया जाए, बाद में देखी जाएगी, ऐसा क्या है? देखिए, अगर आप पिछले 10 वर्ष की आप इनकी कार्यशैली अगर देखेंगे, इनकी टाइप ऑफ गवर्नेंस अगर आप देखेंगे, तो टाइप ऑफ गवर्नेंस और इनकी कार्यशैली वही हिटलर शाही से मिलती जुलती है कि सिर्फ जो राजा ने फरमान जाहिर कर दिया तो वही होना है। होना उल्टा चाहिए। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज अगर जनता परेशान होती है, जब किसान यहाँ परेशान थे, 1 साल वो अपने अनशन पर बैठे रहे, अपने धरना पे बैठे रहे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके पास ना तो जाते हैं ना उनकी सुनने की कोशिश करते हैं। तो ये जनतंत्र है या तानाशाही है? ये तानाशाही है। और उस तानाशाही को वापस, अपना फैसला वापस लेना पड़ा जब उन्होंने वो काला कानून वापस लिया। आप मणिपुर की अगर बात करते हैं तो मणिपुर जल रहा है, पूरे परेशान थी वहाँ महिलाएं, हर वर्ग वहाँ पर बेचारा परेशान था, वहाँ पर जलता रहा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार ना तो मणिपुर के वहाँ के लोगों के बारे में कुछ बोला, ना वहाँ पर वो गए एक भी बार कि मैं जोड़ देता हूँ, क्या अभी भी हाल ठीक है वहाँ पे पूछा जाए तो? देखिए, अभी जिस तरीके से वहाँ पर खबरें आ रही हैं, पीछे जो हालात थे उससे अब थोड़े बेटर हुए हैं। लेकिन एक चीज को जो इतने बुरे हालात रहे हो, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई उनको सामान्य करने में मैं समझता हूँ बहुत लंबा समय लगेगा। आप सोचते हैं कि अगर वो एक ही कुछ चंद दिनों में हम उसको सुधार देंगे? नहीं, क्योंकि जिस तरह की वहां पे घटनाएं आई हैं वो तो जीवन भर के लिए उन लोगों के जहन में बस चुकी है। और जो पीड़ित रहे हैं, पीड़िता रही हैं, बस मंजर देखने के लिए मिली, तो वो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा है और हमने सुना भी। हमारे वहाँ लोग से जब बात हुई है, जो हमारे जानकार हैं, जो हमारे NSY के दौर के जो वहाँ लोग रहे, तो बहुत ही दयनीय स्थिति वहाँ की। डेलीगेशन कांग्रेस की ओर से गई थी वहाँ पे, घूम के शायद आए। जी, कांग्रेस के भी वहाँ से हमारे नेतागण गए थे और वहाँ की क्या स्थिति है उसका जायजा लिया उन्होंने। उस बात की जो पुष्टि थी, जो उसकी रिपोर्ट थी, वो अपनी हमारी सीनियर लीडरशिप के साथ साझा करी। बहुत सारे विषय जो मैंने 2-3 शब्द बोला था, तानाशाह और आने वाले भविष्य के लिए, जो पीछे कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो गिना रहे हैं, आज भी उसी तर्ज पर बातें होती है। चलिए मान लेते हैं एक बार को, इलेक्शन में एक बार सुनते हैं और समझते हैं कि दिल्ली में 7 सीट है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। परिस्थिति अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने काफी अच्छी पकड़ बना रखी है, पहले से दिल्ली कांग्रेस शासित रही है। तो इन दोनों का गठजोड़ होने से कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ साथ वोट परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ जीत के परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ एक संभावित तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली में से 7 सीट में से कितनी सीट आएगी, एक सवाल बनता है। हर जी से जानते हैं। हर जी, मैंने जो तर्ज बोला कि भाई 2 पार्टी आप लोग अच्छी पार्टी हो, क्या लग रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीट में से कितनी ले सकते हैं आप? बीजेपी जब 93 में दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था दोबारा, तो सबसे पहले भाजपा ने ही यहाँ पे राज किया 93 से 98। लेकिन उन्होंने जनता को इतना दिल्ली की परेशान कर दिया कि दोबारा जनता ने कान पकड़ लिए कि भाई भाजपा को मौका नहीं देना है। आज अगर आप बात करते हैं कि सेंट्रल सरकार की,
तो यहाँ सेंट्रल सरकार के पूरे दिल्ली में सातों के साथ जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भाजपा के रहे हैं, और आज नौबत ये आ गई है कि भाजपा को अपने 7 में से 6 कैंडिडेट बदलने पड़ रहे हैं। बदलने पड़ रहे हैं और बदल दिया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी मानती है कि उनके जनप्रतिनिधि, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने काम नहीं किया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उन्होंने काम किया है, मैं साउथ दिल्ली का वासी हूं, लोकसभा का, हमारे पूरे साउथ दिल्ली में मैं क्योंकि एक छात्र राजनीति से निकल कर आया हूं, तो बच्चों के लिए, स्कूलिंग के लिए केंद्र सरकार कितने यहाँ पे नए खोले। हमारे यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर साउथ दिल्ली में क्या उन्होंने ऐसे कोई नए कार्य करे हो, कोई और ऐसी कोई नई योजना। किसी भी देश का भविष्य, उसके जो आने वाले बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, अगर उन्हें शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो हमारा देश किस ओर जाएगा। तो सबसे पहले तो स्कूलिंग की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारी पूरी दिल्ली में कितने नए इन्होंने स्कूल खोले। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य के लिए उन्होंने क्या यहाँ पर कदम उठाए दिल्ली में खासकर। मैं दिल्ली, अभी आपने अगर दिल्ली की बात, कोई एक ही एम्स है, और तो अभी मैं दिल्ली की ही बात आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि आपने दिल्ली के बारे में पूछा। 7 लोकसभा के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं, तो 7 लोकसभाओं में कितने नए इन्होंने केंद्र स्कूल खोले हैं, आप उनके बारे में मुझे इनसे पूछ के बताएं। कितनी नई स्वास्थ्य योजनाएं इन्होंने चालू कराई, जरा उनके बारे में पूछ के चलाएं। कोई और अन्य केंद्र शासित जो योजनाएं होती हैं जिससे कि जनता को यहाँ का लाभ मिल सके, वो कोई मुझे यहाँ योजना ये गिनवा सकते हैं, वो भी नहीं गिनवा पाएंगे। वो जब भी कोई बात करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की बात करेंगे आपसे कि फलाने उनको हमने ऐसे दबा दिया या उस वर्ग को हमने ऐसे दबा दिया। अगर नौजवान रोजगार मांगेगा तो वो पाकिस्तान की बात करेंगे, किसान अपनी एमएसपी की बात करेगा तो वो चाइना की बात कर डालेंगे, महिलाएं अपने सशक्तिकरण की बात करेंगे तो वो किसी और मुद्दे पे ले आएंगे, हम महंगाई की बात करेंगे तो वो मंगलसूत्र पर ले आएंगे, तो मुद्दे की बात को वो नहीं करेंगे। चलिए, लोकसभा चुनाव है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं फिर से पूछना चाहूँगा, रैपिड फायर कर लेते हैं कि 7 में से कितनी सीट या करेक्ट पॉलिटिकल एंगल से? आज की हालात को देखते हुए, लोगों में रोष देखते हुए, मुझे लगता है 7 की 7 सीट इंडिया अलायंस जीतने वाला है। रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन है और आंसर मिला, दिल्ली में से 7 सीट INDA गठबंधन जीतेगी, उसमें कांग्रेस इत्यादि इत्यादि पार्टी सब सम्मिलित है। ठीक, अब दूसरा आते हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। क्या ये सब साबित होगा, सिद्ध करने वाले हैं बीजेपी? जब भी भाजपा ने ये नारा दिया है तो वो हमेशा नारा देने में माहिर है, और नारा वो इसलिए देते हैं कि ताकि दूसरों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाल सकें। लेकिन अब जनता जान चुकी है। आपने हरियाणा में भी देखा होगा, इन्होंने 70 पार बोला था, 90 में से 70 पार। आपने वेस्ट बंगाल के चुनाव में आपने देखा होगा, वहां पर भी इन्होंने 200 पार बोला। बिहार में आप गए तो वहां पर भी आपने, मतलब जहां पर भी इन्होंने नारा दिया तो उसका इन्हें आधा ही मिला है। टारगेट सेट कर देते हैं ये पहले, उसमें से आधा ही मिला है इनको। तो आज अगर ये 400 कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ, जहां वो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 150 से 200, तो वो उनका टारगेट वही है कि 150 से 200 तक ही ये लोग सिमटने वाले हैं। भैया, अब की बार 400 पार लग नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता, शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी पहले से भविष्यवाणी कर दिए हैं कि भैया 150 से 200 सीट में आप लोग सिमट जाएंगे। कहाँ आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं, भ्रमित क्यों कर रहे हैं? हर्ष चौधरी जी वही कह रहे हैं। अच्छा, जाते जाते ज्यादा समय तो रह नहीं गया है और धमाधम चुनाव प्रचार, रोड शो इत्यादि इत्यादि चलते हुए जा रहे हैं। बहरहाल एक बार जाते जाते, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है, आप अपने वोटर्स, आपके समर्थक, आपके प्रशंसक, उनको किस तरीके से इस एक वोट मेला, एक कह सकते हैं ना, अपना एक योगदान लोकतंत्र पे किस तरीके से लोग दें और किस तरीके से वोटिंग हो, जनता से आप संवाद करें? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि चाहे वो कहीं भी हैं,
किसी भी दल में हैं या किसी दल में नहीं है, अपनी वोट का अधिकार जो वोट का अधिकार है उसका प्रयोग अवश्य करें, मतदान जरूर करें। ये हमारे देश का पर्व है और तभी हमारी जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। अगर हम अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो लोकतंत्र है वो कमजोर होता है। तो मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वोट जरूर डालें और देश के इस पर्व को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इंडिया अलायंस को मजबूत करें। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा हर्ष चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं। हाँ, लोकसभा चुनाव में वोट डालना मत भूलिएगा। जो पहला तर्ज पर बोला है कि भाई लोकतांत्रिक अधिकार है, आप संवैधानिक अधिकार को प्रयोग करें, वोट अवश्य करें। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, मिलते हैं खास रिपोर्ट में। और चौधरी जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।